हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथ ही आज है 16 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे हम लोग बात करेंगे सबसे पहले कल के करंट अफेयर का रिवीजन की, उसके बाद आज की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप वीकली रिवीजन कर डालिए। वीकली रिवीजन कल आई हुई है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में वीकली रिवाइज कर लीजिएगा और मंथली भी रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है ना। और एक मंथली का फरवरी का पार्ट 1 जो है ये आ जाएगा, तो इसका भी आप रिवीजन कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले डेली करंट अफेयर का कल का रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज की करंट अफेयर को डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोगों ने राष्ट्रीय महिला दिवस पढ़ा था। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है और आप सब जानते हो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। भारतीय वायुसेना ने अभी हाल ही में रॉयल थाई वायुसेना के साथ मिलकर संयुक्त हवाई अभ्यास किया हुआ है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड ये मुंबई में बनाया गया है। और नाटो ने अभी आर्कटिक में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नाम का एक अभ्यास शुरू किया है। एक मिशन टाइप का अभ्यास है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई है, इसमें चाइना जो है ये सबसे अधिक इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश बना है। इसने अमेरिका को पीछे कर दिया है। भारत का रैंक अगर पूछा जाएगा तो भारत जो है ये 7वें पायदान पर है R&D पर खर्च करने वाला। दूसरे पर अमेरिका है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये है पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक। इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इस ऑटोबायोग्राफी को लेकर के संसद में हंगामा मचा था, तो इसलिए क्वेश्चन बनेगा आपसे। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अभी CPI का आधार वर्ष चेंज किया गया है। ये आधार वर्ष अब 2012 11-12 से बदल करके 2023-24 कर दिया गया है। ध्यान रहे 2023-24, ठीक है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली NCR का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया अशोक कुमार जी को। केरल के पश्चिमी घाट में लेरियो लेरियोथेमिस केरलेंसिस नाम की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जो कि एक तितली की, ड्रैगन फ्लाई टाइप की तितली की एक प्रजाति है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य बनकर उभरा राजस्थान। ये अकेले 48% से ज़्यादा का ऊन उत्पादन करता है पूरे भारत में, मतलब लगभग 50% अकेले करता है। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे जिनका आपने रिवीजन किया है। रिवीजन वीकली, मंथली, डेली सब कराई जाती है। ये सब आपको MZTI पर मिल जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक भी सिंगल क्वेश्चन आपका इन वीडियोस के बाहर से नहीं आएगा। अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो तो आप 100% क्वेश्चन कवरेज पाओगे, ठीक है। व्यूज पर मत जाओ कि व्यूज कम आ रहे हैं, वीडियो डिले आ रही है, इस सब पर मत जाओ। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे काम करते हैं। नए चैनल पर वीडियो डाली जाती है और वीडियोस अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होकर के या कभी कभी गैप होकर के आ रही है, तो इस वजह से एल्गोरिदम उतना नहीं रीच पहुंचा रहा है। तो उसको लेकर के मत देखो, आप केवल कंटेंट देखो। कोई सा भी जाकर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, मेरा ही नहीं किसी का भी जाकर के आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। वहाँ पर अगर 100% क्वेश्चन ना पाना तो भी बताना, ठीक है ना। तो आप जब भी मॉक टेस्ट लगाते हो, जब भी प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो उसमें मैच कराया करो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, हमारे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखा करो, ठीक है। चलिए, बाकी फैक्टर को अभी आप नज़रअंदाज करो और केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर की बात हो रही है। एक विश्व कैंसर दिवस होता है, विश्व कैंसर दिवस होता है। बाल कैंसर की बात हो रही है तो बाल कैंसर जो बच्चों को होता है कैंसर, वो 15 फरवरी को मनाते हैं बाल कैंसर के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए। कैंसर जागरूकता दिवस जो है ना, ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ट्रीटिंग इम्पैक्ट फ्रॉम चैलेंजेस टू चेंज, ठीक है, ये इस बार की थीम है। आवाज़ प्रॉपर जा रही है ना? चलिए, तो ये इसकी थीम है और इसका गोल्ड रिबन जो है ये प्रतीक है कैंसर का। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं फरवरी महीने में अब तक आए हुए। वर्ल्ड वेटलैंड डे आप जानते हो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को। 10 फरवरी को कृमि मुक्ति दिवस। 11 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का दिवस और 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला, फरवरी 2026 में घोषित बांग्लादेश चुनाव परिणामों में किस पार्टी ने 212 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है? तो देखिए, अभी बांग्लादेश चुनाव के रिजल्ट आए हैं और 1.5 साल के बाद बांग्लादेश में सक्सेसफुली चुनाव हुआ और इसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो BNP पार्टी है, इसने सत्ता में वापसी की है। क्योंकि ये खालिदा जिया वाली पार्टी है और खालिदा जिया, हालांकि उनकी डेथ हो गई है मेडिकल कारणों की वजह से। अभी वो मतलब अपना एज पूरा करके मरी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने मारा है ऐसा कुछ। क्योंकि बांग्लादेश का इतिहास रहा है, जो भी पार्टियों के शीर्ष लीडर रहे हैं अब तक तो हत्याएं ही हुई उनकी। खैर, उनके जो बेटे थे तारिक रहमान,
इन्होंने फिर पार्टी की कमान संभाली और इस बार के चुनाव में भारी जीत हासिल की, प्रचंड बहुमत कह सकते हो आप। 212 सीटें उन्होंने जीती हैं। 299 सीटों पर यहाँ मुकाबला था, जिसमें 212 सीट अकेले इनकी पार्टी ने जीती है। और इस पर मैंने आपको वीडियो भी दिया था, खैर याद हो अगर आपको तो। दूसरे पर रही जमाते इस्लाम पार्टी। जमाते इस्लामी पार्टी जो है और इसके सहयोगी दलों ने सिर्फ 77 सीटें जीती हैं। जमाते इस्लामी पार्टी प्रो पाकिस्तान पार्टी कह सकते हो आप, बहुत कट्टर इस्लामिक पार्टी थी ये। बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी थी। आवामी लीग जिसकी शेख हसीना है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। इस पार्टी पर बैन लगा दिया गया है, तो आपसे पूछा जाएगा कि शेख हसीना की पार्टी का क्या नाम है जिस पर बैन लगा हुआ है बांग्लादेश में। अवामी लीग बताना। शेख हसीना आप जानते हो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी, वो भारत में अभी हैं, उनको बांग्लादेश में फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी है। 1991 के बाद पहली बार कोई पुरुष प्रधानमंत्री हैं। 17 फरवरी को ये अपना शपथ ग्रहण करेंगे। भारत की तरफ से ओम बिरला जी जाएंगे, इसको क्वेश्चन मैं ले लूँगा। भारत की तरफ से कौन जा रहा है उनके प्राइम मिनिस्टर के ओथ सेरेमनी में, क्योंकि वो पड़ोसी हैं भाई, तो वहाँ भारत से भी जाएंगे प्रतिनिधि। और बांग्लादेश से रिलेशन बना के ही भी रखना है, नहीं तो दुश्मनों की नज़र वहाँ पर रहती है। खैर अभी तक की जानकारी के अनुसार ओम बिरला जी जाएंगे वहाँ पर। आगे जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा। जो है ये थोड़ा लेट पहुँचा आप लोग के पास 10 से 11 बजे, लेकिन ये ऑफ़र का जो लोग फ़ायदा नहीं उठा पाए हैं आज उनके लिए मौका है। इसके तहत हर एक ई बुक पर 50% का डिस्काउंट दिया गया है। मतलब ब्रह्मास्त्र आप जानो कि पहली बार 50% का लेस पर किया गया है। अब तक ये ई बुक 99 में मिलती थी, अब इस पर 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया है और ये 49 की है और सिर्फ आज शाम तक के लिए है। सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि के लिए था, कल चूँकि लेट हो गया था, लेकिन आज आपको ये 49 में मिलेगा। तो आप ब्रह्मास्त्र का कंटेंट देख सकते हो, हर एक प्रकार का कवरेज है यहाँ पर, हर एक प्रकार का कंटेंट कवर कराया गया है। ये ई बुक आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके यूपीआई के ज़रिए भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप करके पूछो कि यूपीआई का क्यूआर कोड भेज दो सर, आपको भेज दिया जाएगा। वहाँ पर पेमेंट करना, तुरंत भेज दी जाएगी ई बुक। या फिर आप एमजेटी ऐप पर जाकर सिंपली ई बुक सेक्शन में जाकर महादेव कूपन कोड यूज करना, तो आपको ये ई बुक मिल जाएगी डिस्काउंट पर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में पहली ब्रिक्स शेरपा की बैठक हुई। इसकी मेज़बानी किस शहर ने की है? तो ब्रिक्स के शेरपाओं की बैठक हुई है और ये बैठक नई दिल्ली में हुई है। क्यों? क्योंकि इस बार ब्रिक्स समिट की मेज़बानी भारत करेगा। भारत इस बार अध्यक्ष है ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स 10 देशों का संगठन है। 5 देश तो ये हो गए, 5 और देश हैं जिसमें आप ईरान को लोगे, यूएई को लोगे, सऊदी अरब नहीं है, ईरान, यूएई, इसके अलावा इथियोपिया, इसके अलावा है आपका इंडोनेशिया, अभी जुड़ा है 2025 में। इसके अलावा एक और देश है मिस्र, इजिप्ट जिसे कहते हैं। तो 5 टोटल 10 देश हैं, 10 देशों का ग्रुप है ब्रिक्स और इस बार मेज़बानी भारत करने जा रहा है। ब्रिक्स की स्थापना साथियों 2006 में हुई थी, लेकिन पहली बैठक पूछा जाए तो पहली बैठक 2009 में रसिया में हुई थी, रसिया में। ठीक है, तब ये ब्रिक के नाम से जाना जाता था। फिर 2010 आया तो इसमें एस जुड़ गया, लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ गया। पहले इससे ये 5 ही देश था ब्रिक। ठीक है, तो ब्रिक्स हुआ 2010 में। ये क्वेश्चन कई बार बना है। तो भारत इस बार मेज़बानी कर रहा है। तो अब इसमें शेरपाओं की बैठक हुई, तो 9-10 फरवरी को शेरपाओं की बैठक हुई। अब जो भी बैठक होगी ब्रिक्स की, मतलब हो सकता है डिफेंस मिनिस्टर की बैठक हो, विदेश मंत्रियों की बैठक हो, ये सारी बैठक की मेज़बानी इस बार भारत ही करेगा। ठीक है जी। भारत में ब्रिक्स के शेरपा कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप बताना सुधाकर दलीला। सुधाकर दलीला को बनाया गया है ब्रिक्स का शेरपा। ऐसे G20 जब भारत ने होस्ट किया था ना 2023 को, G20 का होस्ट किया था, तो शेरपा कौन बनाए गए थे? तो उसके शेरपा थे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, अमिताभ कांत, याद रखना। ये नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं। अमिताभ कांत उसके शेरपा रहे जब 2023 में भारत ने G20 होस्ट किया था। आगे भारत अब तक 2012, 16 और 21 में मेज़बानी पहले भी कर चुका है। ब्रिक्स के रिलेटेड ये जानकारी है। किस राज्य सरकार ने बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन देने के लिए स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की? तो जो बेरोजगार हैं और जो ट्रांसजेंडर्स महिलाएं हैं या कहें ट्रांसजेंडर्स हैं, तो इनको 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। ये केरल सरकार ने शुरू किया है स्त्री सुरक्षा योजना के तहत। जो बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं उनको, तो बेरोजगार महिलाएं और ट्रांसजेंडर विमेंस, इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक प्रकार से महिलाओं के लिए है। तो महिलाओं में ही ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया गया है। जो ट्रांसजेंडर मतलब समझ रहे हो ना, जो मेल था बाद में अपना जेंडर चेंज करके फीमेल बन गया, तो वो भी तो अब महिला हो गया।
तो ऐसा ना हो कि केवल महिला को जोड़ा जाए, ट्रांसजेंडर महिलाओं को भी ऐड कर लिया जाए। तो ये किया गया है। तो अब ये इसके तहत मिलेगा 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में, स्त्री सुरक्षा योजना। ठीक है, भारत में ये बहुत आम हो चुका है फ्रीबीज, और ये प्रति माह दिया जाएगा। खैर, इससे बताया जा रहा है कि 31.34 लाख महिलाएं इससे लाभार्थी होंगी। पहले चरण में 10,18,000 लाभार्थियों को पेंशन दी गई। इसके लिए 3800 करोड़ का बजट दिया गया है। 3800 करोड़ का बजट हर राज्य यही कर रहे हैं आजकल। तो पिनराई विजयन यहाँ के सीएम हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 35 से 60 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत की महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल अपना बॉर्डर शेयर करता है कर्नाटका से और तमिलनाडु से। 14 जिले हैं, 140 विधानसभा में सीटें। 14 के आगे आप जीरो लगा देना, हर एक विधानसभा से 10 सीटें हो जाएंगी। 20 लोकसभा में और 19 सीट जाती है राज्यसभा में। ठीक है, वेपनाड झील है यहाँ पर, इडुक्की नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, केरल के सीएम पिनराई विजयन सीपीआईएम पार्टी से, और राजेंद्र विश्वनाथ और लेकर यहाँ के गवर्नर। हाल ही में सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में पीएम मोदी ने सेवा तीर्थ परिसर का उद्घाटन किया है। सेवा तीर्थ एक प्रकार से पीएमओ होगा, पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय का ऑफिस होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कैबिनेट सचिवालय अब एक ही छत के नीचे होगा। पहले क्या होता था कि दोनों के बीच में 4 से 5 किलोमीटर का गैप था। तो कभी भी कोई, जैसे मान लो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हुए, उनका कोई बैठक है कोई इमरजेंसी में, मान लो कि अभी वार जोन चल रहा है, वार टाइम चल रहा है और कोई इमरजेंसी बैठक है, अब एनएसए को प्रधानमंत्री से मिलना है, तो वो 4 किलोमीटर दूरी तय करके वो पहुँचते थे पीएम ऑफिस, और उसके बाद फिर बातचीत होती थी कि बड़ी बड़ी चीज़ों पर चर्चा पर चर्चा होती थी। अब उसमें दिक्कत क्या होता था, अब आप जानते हो आज के टाइम पर बहुत सारे खुफिया एजेंट और ये सब भरे पड़े रहते हैं। 4 किलोमीटर दिल्ली की उसी ट्रैफिक से सफ़र करके एनएसए जा रहे हैं, कहाँ पर कैसे जा रहे हैं, भनक लग जाती थी। कुछ बड़ा होने वाला है भाई, मूवमेंट बढ़ गई है पीएमओ में मीटिंग चल रही है, तो मतलब कुछ अटैक हो सकता है, तो ये इनपुट पहले पहुंच जाता था। एक थ्योरी ये भी निकल करके आई कि उस टाइम पर जब बालाकोट एयर स्ट्राइक चल रही थी, तो एनएसए जो है वो ऑटो में बैठ बैठ करके जाया करते थे पीएमओ ऑफिस की तरफ। मतलब अगर वो अपने काफिले के साथ जाते तो कहीं ना कहीं भनक लग जाती कि बालाकोट एयर स्ट्राइक होने वाला है या कुछ भी ऐसा होने वाला है, भारत एक्शन लेने वाला है, जब 2019 वाली बात थी। तो उस टाइम इनका खुद बयान है कि ऑटो में बैठ बैठ करके जाया करते। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये एक ही छत के नीचे होगी, तो मतलब कि एक ही परिसर में होगा, पीएमओ भी होगा, सचिवालय कैबिनेट सचिवालय भी होगा। तो कभी भी कोई भी ऐसी बड़ी मीटिंग होनी होगी, कुछ भी करना होगा, तो सब वो एक ही में हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं लगेगा क्या कुछ चल रहा है अंदर। ठीक है, तो खैर सेवा तीर्थ परिसर नाम रखा गया है पीएमओ ऑफिस का, जिसके अंतर्गत पीएम ऑफिस भी होगा, सचिवालय भवन भी होगा। ठीक है, मंत्रालयों के लिए कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 है। तो इसका उद्देश्य एक पंथ दो काज टाइप का है। एक तो मैंने आपको पूरा मेन काम बताया ही कि क्या कारण है ना, जिससे कोई बाहर वाला कोई कुछ जान ना पाए कि क्या कुछ चल रहा है। दूसरा ये भी कि गुलामी की मानसिकता वाला चीज़ हटाना। सेवा तीर्थ परिसर नाम इसलिए रखा गया है, कर्तव्य भवन नाम रखा गया है, ऐसे ही कर्तव्य पथ कर दिया गया था राजपथ को, और ऐसे ही लोक भवन कर दिया गया था राज्यपालों के, राज्यों के। मैंने आपको कई बार बताए हैं क्वेश्चन ऐसे रिलेटेड, है ना, कि जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं उनका भवन लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये सब चीज़ें की जा रही है जिससे कि एक ये संदेश जाए कि ये जनता के लिए हो आप लोग, और जनता के लिए काम करोगे, जनता की वजह से आए हो, लोकतंत्र का यही मतलब है। खैर आगे, भारतीय वायुसेना ने 27 फरवरी 2026 को वायु शक्ति 2026 का अभ्यास आयोजन कहाँ पर करने का फैसला लिया है? तो भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 सैन्य अभ्यास करेगी पोखरण राजस्थान में। वैसे जैसलमेर भी ऑप्शन दिया गया है, पोखरण जैसलमेर में ही है। तो खैर पोखरण राजस्थान में ये होगा। पोखरण आप जानते हो भारत का, वहाँ पर टेस्ट फायर रेंज भी है, भारत अक्सर वहाँ पर मिसाइल वगैरह की टेस्ट करता है, और परमाणु परीक्षण भी भारत ने वहीं पर दोनों किए थे। ठीक है, और स्माइलिंग बुद्धा और ऑपरेशन शक्ति दोनों ही। स्माइलिंग बुद्धा 1974 वाला और कोड नेम था, और 1998 का ऑपरेशन शक्ति था कोड नेम। तो वहीं पर 24 फरवरी से चलेगा। वायु शक्ति होगा, भारतीय वायुसेना ही करेगी, कोई और देश की सेना नहीं होगी। भारतीय वायुसेना इसमें राफेल, सुखोई, तेजस, मिराज, मेघ, जगुआर, जितने भी भारत के एयर फाइटर प्लेन वगैरह हैं सबका परीक्षण करेगी। अगला, मोतियाबिंद उपचार के क्षेत्र में योगदान के लिए चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार के लिए किन 2 भारतीय डॉक्टरों को नामित किया गया है? तो मोतियाबिंद उपचार क्षेत्र में उनका योगदान जो रहा, इसके लिए चांग क्रेडल मानवीय पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को। तो ये दोनों डॉक्टर भारत की तरफ से गए हैं, इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामांकित किए गए हैं।
ये सम्मान की तिथि होगी 11 अप्रैल को, पता लगेगा 11 अप्रैल को कौन जीता है। ये अभी नॉमिनेशन है, ध्यान रहे, अभी नॉमिनेट किया गया है इनको, मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है एक प्रकार से। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिया जाएगा वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। तो इसमें $1 लाख का अवार्ड दिया जाएगा, लगभग 89 लाख रुपए आपको, ठीक है, 89 क्या, आप 91-92 लाख हो गया होगा, क्योंकि $1 बराबर आप जानते हो आज के टाइम पर क्या कीमत है। तो 2017 में ये पुरस्कार दिया जाना शुरू हुआ था, डेविड एफ चैंग और विक्टोरिया चैंग के द्वारा दिया जाता था। 2020 में इसका नाम बदल करके चांग क्रेडल मानवतावादी पुरस्कार भी किया गया। अगला, T20 वर्ल्ड कप इतिहास में अर्धशतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज कौन बने? तो वो बन गए ईशान किशन। भाई ईशान किशन ने कल के वाले मैच में भी तहलका मचा दिया। कल भी पाकिस्तान के साथ मैच में 77 रन की पारी अकेले खेली उन्होंने, और भारत के अगर 2 ही बैट्समैन को मिला लिया जाए तो उतना ही टोटल पाकिस्तान का स्कोर बन पाया। खैर, भारत ने शानदार तरीके से जीता। भारत पाकिस्तान पर 8-1 से आगे चल रहा है। T20 वर्ल्ड कप में भारत का कोई सानी नहीं है ना। पाकिस्तान बहुत पीछे है ना, जो ग्रेटेस्ट राइवलरी करके ये लोग प्रचार करते हैं, कुछ नहीं है, एक तरफा है। खैर, ईशान किशन T20 वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक पारी खेल चुके हैं, क्योंकि ये पहले विकेट कीपर हैं भारत के जिन्होंने 50 तक पूरा किया है, मतलब अर्धशतक बनाया है। तो सबसे तेज डबल सेंचुरी बनाने वाले भी बल्लेबाज हैं ओडीआई में। इन्होंने 210 रन बनाया था 131 गेंदों में। खैर, इन्होंने अभी अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ ये रिकॉर्ड हासिल किया, और उसके बाद लगातार अब पाकिस्तान के खिलाफ भी इन्होंने अर्धशतक बना ही दिया है। अगला, भारत ने हाल ही में किस दुर्लभ बीमारी के लिए समर्पित देश का पहला सरकारी सहायता प्राप्त नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया? तो भारत ने अभी LSDs के लिए, जो LSDs होती हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर से पीड़ित व्यक्तियों के लिए एक नेशनल बायो बैंक लॉन्च किया गया है। ये बायो बैंक क्या होता है? बायो बैंक मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। बायो बैंक एक ऐसा स्टोरेज होता है जिसमें टिश्यूज़, DNA सैंपल्स, कोशिका सैंपल्स, सेल्स के और ब्लड के सैंपल्स, ऐसे सैंपल्स रखे जाते हैं जिससे उस रोग के बारे में और बेहतर स्टडी किया जा सके, क्योंकि जितना बड़ा आपका सैंपल साइज होगा उतने ही आप अच्छे से समझ पाओगे उस रोग के बारे में। तो जो दुर्लभ बीमारियां होती हैं तो उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा करना लोगों को ज़रूरत होती है, डॉक्टर्स को, तभी उसके बीमारी का इलाज कर पाएंगे। तो इसलिए बायो बैंक बनाए जाते हैं। तो एक भारत का पहला इस बीमारी के लिए, LSDs टाइप का जो डिसऑर्डर्स है, इस बीमारी के लिए बायो बैंक स्थापित किया जा रहा है, और ये अहमदाबाद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, फ्रिज इंस्टीट्यूट में। तो DNA टिश्यू के सैंपल्स, मरीजों के खून, ये सब इसमें रखे जाएंगे। इसमें भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने फंड किया है। शरीर में एंजाइम की कमी से होने वाली अनुवांशिक की बीमारी होती है LSDs, और क्योंकि अनुवांशिक है तो और बहुत दुर्लभ है, कम लोगों में पाया जाता है, इसलिए इसके सैंपल्स इकट्ठा करके रखा जा रहा है। तो अभी 15 राज्यों के 530 मरीजों का डेटा मौजूद है, लेकिन 12,000 से ज़्यादा लोग इन बीमारियों से प्रभावित हैं, उनके भी सैंपल्स लिए जाएंगे। भारत बोधन AI कॉन्क्लेव 2026, इसका आयोजन फरवरी में कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ, वहीं पर हुआ जहां पर आगे आने वाले टाइम पर इंडिया AI इम्पैक्ट समिट होने वाला है। इंडिया इम्पैक्ट AI समिट बहुत बड़ा समिट होने जा रहा है। भारत पहली बार इस प्रकार का समिट करेगा, और वो शुरू होगा 16 तारीख से। लेकिन उससे पहले एक जो होता नहीं कि छोटे रूप में, तो एक छोटे रूप में 12-13 फरवरी को भारत बोधन AI कॉन्क्लेव आयोजित किया गया, सेम जगह सेम वो, नई दिल्ली में, ठीक है। तो भारत मंडपम में धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। खैर, ये 16 से 20 फरवरी जो होगा इंडिया AI में इम्पैक्ट समिट, इसी का ये प्री समिट के रूप में आयोजित था। तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एक बार फिर से ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक पहली बार 49 रुपये में की गई है, तो इसको जाकर फटाफट से आप ले डालो। MZT ऐप पर जाओ लो, या फिर आप व्हाट्सएप करके UPI के माध्यम से लो। कल मैंने पूछा था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है, जो 1882 में आया था, ठीक है। सिटी यूनियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी, तमिलनाडु में हेडक्वार्टर है। आज आपको क्या बताना है? सरोजनी नायडू जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कब बनी थी? दूसरा, लीरियोथोमिस केरलनेसिस को किस सामान्य नाम से जाना जाता है? कमेंट करके दोनों के आंसर कीजिए आज। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।